स्वागत है आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल अक्ष लक्ष्य पर। मैं केडी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने टारगेट रखा है उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी ट्रिपल एस सी पेट, इन दोनों परीक्षाओं के लिए हमने अपने सिलेबस को बिल्कुल एक बेसिक तरीके से शुरू करने का प्लान किया है और इसी को आधार मानते हुए आज हम अपनी बेसिक कक्षा बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं आज के अपने पहले टॉपिक भाषा एवं बोली की। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज के टॉपिक की शुरुआत कर देते हैं और बिल्कुल प्यारा सा टॉपिक है। शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से। आपका टॉपिक है भाषा। आपका टॉपिक है भाषा एवं बोली। भाषा एवं बोली। देखा जाए भाषा और बोली की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा क्या होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा क्या होती है। भाषा का अगर देखा जाए तो भाषा संस्कृत शब्द के भाषा संस्कृत शब्द के भास धातु से संस्कृत शब्द के भास धातु से बनी है। संस्कृत शब्द के भास धातु से बनी है। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए, अगर इस भाषा का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है बोलना, बोलना, कहना, कहना या विचार प्रकट करना। बोलना, कहना या विचार प्रकट करना, ये भास शब्द का अर्थ होता है। देखा जाए तो इस भाषा की परिभाषा को अगर देखा जाए तो कामता प्रसाद गुरु ने भाषा की परिभाषा को देखा जाए तो कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण में भाषा की हिंदी व्याकरण में भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी है। भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी है, इस प्रकार दी है। इनकी परिभाषा है, इन्होंने कहा है भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है, वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाता है, दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरे के विचार को भली भांति दूसरे के विचार को
भली भांति ग्रहण करता है, भली भांति ग्रहण करता है। ये कहा है, ये कामता प्रसाद गुरु ने, ये परिभाषा किसने दी है? कामता प्रसाद गुरु ने परिभाषा दी है। देखा जाए तो बाबूराम सक्सेना, देखा जाए तो बाबूराम सक्सेना, देखा जाए तो बाबूराम सक्सेना ने लिखा है। अगर इनके अनुसार पूछा जाए, बाबूराम सक्सेना के अनुसार देखा जाए तो इन्होंने लिखा है कि जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से, जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से, जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से ध्वनि चिन्हों के माध्यम से परस्पर परस्पर विचार विनिमय होता है, परस्पर विचार विनिमय होता है, परस्पर विचार विनिमय होता है। उसके समष्टि रूप को, उसके समष्टि रूप को, उसके समष्टि रूप को भाषा कहा जाता है। उसके समष्टि रूप को भाषा कहा जाता है। उसके समष्टि रूप को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। बाबूराम सक्सेना ने लिखा कि जिस ध्वनि चिन्हों के माध्यम से परस्पर विचार विनिमय होता है, उसके समष्टि रूप को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। और कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या अपने विचार को दूसरों तक और दूसरे के विचार को भली भांति ग्रहण करता है। और भाषा का अगर देखा जाए, स्पष्ट रूप से शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? संप्रेषण। ठीक, अब देखा जाए, अगला है भाषा का विकास। अगला है भाषा का विकास। देखते हैं कि भाषा का विकास क्या है। भाषा का विकास, सबसे पहले भाषा के विकास में भाषा के विकास क्रम को ही देख लेते हैं कि भाषा का विकास क्रम क्या है। भाषा का विकास क्रम देखा जाए, इस भाषा का विकास क्रम क्या है? इस भाषा का विकास क्रम क्या है? इसका विकास क्रम है, इसका विकास क्रम है संस्कृत। इसका विकास क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, और उसके बाद है प्राचीन हिंदी। उसके बाद क्या है? प्राचीन हिंदी। ये आपका क्या है? भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम क्या है? संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, और क्या है? अवहट्ट। उसके बाद क्या है? हिंदी। अगर देखा जाए प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं या
आप कह सकते हैं भारतीय आर्य भाषाओं की काल दृष्टि से, भारतीय आर्य भाषाओं, भारतीय आर्य भाषाओं की काल दृष्टि से, काल दृष्टि से भाषा को, भाषा को तीन रूपों में, भाषा को तीन रूपों में विभक्त किया जाता है। भाषा को तीन रूपों में विभक्त किया जाता है। भाषा को तीन रूपों में विभक्त किया जाता है। देखा जाए तो ये स्थिति अगर देखी जाए तो हमने भाषा का आपको विकास में भाषा का विकास क्रम बता दिया। संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है और क्या है, अवहट्ट है। और उसके बाद हमने भारतीय आर्य भाषाओं की अगर दृष्टि से देखा जाए, अगर भारतीय आर्य भाषाओं के दृष्टि से देखा जाए तो भाषा को तीन भागों में विभक्त किया गया है। कितनी भागों में? तीन भागों में विभक्त किया जाता है। सबसे पहला होगा आपका, सबसे पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। सबसे पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, आर्य भाषा। उसके बाद देखा जाए मध्यकालीन, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और देखा जाए आधुनिक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तीन तरीके से देखा जाए तो तीन, हमने कहा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा देखा जाए टाइमिंग क्या है इसकी, इसकी टाइमिंग रखी गई, इसकी टाइमिंग रखी गई 1500 ईसा पूर्व से 1000, सॉरी, देखा जाए तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व। और देखा जाए मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा देखा जाए तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा देखा जाए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से कह सकते हो अब तक, 1000 ईस्वी से अब तक। ये देखा जाए ये आपकी क्या है, भारतीय आर्य भाषाओं की क्या है, काल विभाजन। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ये आपका विभाजन है। देखा जाए तो अगर शुरुआत किया जाए तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की शुरुआत किया जाए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा,
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। देखा जाए इसका अगर विभाजन किया जाए तो इसका विभाजन दो रूप में हुआ। इसका विभाजन अगर देखा जाए तो इसका विभाजन दो रूप में हुआ। इसका विभाजन दो रूप में हुआ। एक सबसे पहला आप कह सकते हैं वैदिक संस्कृत, एक कह सकते हैं वैदिक संस्कृत, दूसरे को आप कहेंगे लौकिक संस्कृत। दूसरे को आप कहेंगे क्या? लौकिक संस्कृत कहते हैं। लौकिक संस्कृत कहते हैं। वैदिक संस्कृत अगर देखा जाए, इसकी टाइमिंग अगर देखा जाए कि वैदिक संस्कृत की अगर हम बात करें तो वैदिक संस्कृत की टाइमिंग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रही। और इसका अगर देखा जाए, इसका अन्य नाम पूछा जाए, इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है छंदस। इसका अन्य नाम क्या है? छंदस है। और वैदिक संस्कृत में अगर देखा जाए तो वैदिक संस्कृत की अगर हम बात करें तो वैदिक संस्कृत में देखो भैया किसका किसका वर्णन किया गया। यहीं पर भैया वेद का वर्णन किया गया और यहीं पर लिखे गए पुराण लिखे गए, यहीं पर वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए और यहीं पर आरण्यक जैसे ग्रंथ लिखे गए। आरण्यक जैसे ग्रंथ लिखे गए। इसमें भैया लिखे गए हैं आपके वेद लिखे गए, वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए और आरण्यक लिखे गए। ये आपका क्या था? वैदिक संस्कृत था। और देखो अगर लौकिक संस्कृत की अगर हम बात करें, अगर हम लौकिक संस्कृत की बात करें तो लौकिक संस्कृत की जो टाइमिंग थी लौकिक संस्कृत की, वो भैया 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व रखी गई। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व रखी गई। और इसी लौकिक संस्कृत को, इस लौकिक संस्कृत को उत्तर संस्कृत भी कहते हैं। इस लौकिक संस्कृत को उत्तर संस्कृत कहते हैं और इसी को ब्राह्मण संस्कृत भी कहा जाता है। इसी को ब्राह्मण संस्कृत भी कहा जाता है। इसी को ब्राह्मण संस्कृत भी कहा जाता है। लौकिक संस्कृत को उत्तर संस्कृत भी कहते हैं और क्या है, ब्राह्मण संस्कृत भी कहते हैं। देखा जाए तो इसमें रामायण लिखे गए, इसमें लिखे गए रामायण लिखे गए, इसमें महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए, इसमें रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए। देखा जाए तो ये ग्रंथ इसमें लिखे गए, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए। तो ये आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को दो भागों में बांट दिया गया है, वैदिक संस्कृत में और लौकिक संस्कृत में। ये आपके क्या है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अगला देखा जाए, इसकी पूछी आती है आपसे भाई टाइमिंग क्या होगी। इसकी टाइमिंग और इसका अन्य नाम पूछा जाता है, क्या होता है, छंदस। और इसकी भी टाइमिंग पूछी आती है, इसका अन्य नाम उत्तर संस्कृत होता है और इसे हम ब्राह्मण संस्कृत भी कहते हैं। चलिए देखो, अब इसके बाद अगर देखा जाए, इसके बाद अगर देखा जाए तो आपका है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। देखा जाए तो यह है अगला मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा देखा जाए,
मध्यकालीन भारतीय राजभाषा ये 3 खंडों में विभाजित हुई। ये 3 खंडों में, यही देखा जाए, यहीं से ये पाली, यहीं से पाली, और यहीं से आई प्राकृत, यहीं से आई प्राकृत, और यहीं से भाषा आपकी आई क्या? अपभ्रंश। यहीं से भाषा आई आपकी क्या? अपभ्रंश आई। देखो भाई, इसमें हमने कहा पाली, देखा जाए पाली अगर कहा जाए तो ये सर्वप्रथम देसी भाषा, ये देखा जाए तो सर्वप्रथम देसी भाषा, अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम देसी भाषा ये आपकी हो जाएगी क्या? सर्वप्रथम देसी भाषा है, और सर्वप्रथम देसी भाषा पाली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पाली के। आप जानते हैं इसमें बौद्ध धर्म के लोग, इसमें बौद्ध धर्म के लोगों ने उपदेश दिए, बौद्ध धर्म के लोगों ने उपदेश दिए, इसमें बौद्ध धर्म के लोगों ने उपदेश दिए। देखा जाए तो इनमें बौद्ध धर्म के लोगों ने उपदेश दिए, बौद्ध धर्म के लोगों ने उपदेश दिए, बौद्ध धर्म के लोगों ने उपदेश दिए, उपदेश दिए। तो हमने कहा इसे सर्वप्रथम देसी भाषा कहा गया। और प्राकृत भाषा की अगर बात करें, इसकी टाइमिंग की बात कर लेते हैं। अगर देखा जाए टाइमिंग की अगर हम बात करें तो इसकी टाइमिंग क्या रखी गई? इसकी टाइमिंग रखी गई 500 ईसा पूर्व से, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। इसकी टाइमिंग क्या रखी गई? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी रखी गई। चलिए, प्राकृत भाषा की अगर हम बात करें, अगर हम प्राकृत भाषा की बात करें, प्राकृत भाषा की, तो जो प्राकृत भाषा हमारी थी, ये देखा जाए इसे कहा जाता है, ये जैन धर्म के लोगों ने, इसमें जैन धर्म के लोगों ने, जैन धर्म के लोगों ने प्रचार प्रसार किया, लोगों ने प्रचार प्रसार किया, प्रचार प्रसार किया। और देखा जाए इसे कहा जाता है मलेच्छों की भाषा। इसे क्या कहा जाता है? मलेच्छों की भाषा कहा जाता है, इसे मलेच्छों की भाषा कहा जाता है। अगर इसके टाइमिंग की बात करें, इसे क्या कहा जाता है? मलेच्छों की भाषा। अगर इसके टाइमिंग की बात करें तो ध्यान में रखिएगा, इसकी जो टाइमिंग है, इसकी टाइमिंग है 1 ईस्वी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग क्या है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक ये रखी गई। अगली भाषा जो है वो आपकी है अपभ्रंश। अगली भाषा है अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ी भाषा। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? बिगड़ी भाषा। और इसे क्या कहा जाता है? इसे हिंदी की जननी कहा जाता है। इसे अगर देखा जाए तो इसे हिंदी की जननी कहा जाता है, इसे हिंदी की जननी कहा जाता है, इसे हिंदी की जननी कहा जाता है। यदि हिंदी की आदि जननी पूछेगा, यदि हिंदी की आदि जननी पूछेगा तो हिंदी की आदि जननी आप बताते हैं किसको? संस्कृत को। संस्कृत को अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है हिंदी की आदि जननी। संस्कृत को आप कहते हैं हिंदी की आदि जननी। तो हिंदी की आदि जननी जब आप पूछेगा तो हिंदी की आदि जननी आप बताएंगे, हिंदी की आदि जननी आप बताएंगे, वो उत्तर हो जाएगा क्या? आपका हो जाएगा क्या? संस्कृत हो जाएगा। और यदि आपसे पूछता है हिंदी की जननी तो वह आपका उत्तर क्या होगा? अपभ्रंश होगा। अगला देखा जाए, इसी अपभ्रंश को क्या कहा जाता है? इसी अपभ्रंश को
बिगड़ी भाषा कहते हैं और इसी को भ्रष्ट भाषा कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? भ्रष्ट भाषा। भ्रष्ट भाषा या आप कह सकते हो संक्रमण कालीन भाषा। संक्रमण कालीन भाषा कह सकते हो, संक्रमण कालीन भाषा, क्योंकि इसके बाद एक और भाषा होती है जिसका नाम होता है क्या? अवहट्ट। एक भाषा और होती है जिसका नाम अवहट्ट होता है। इसको भी आप कह सकते हैं, कहते हैं क्या? संक्रमण कालीन भाषा। और इसे आप कह सकते हैं क्या? अभिहत्था। इसे आप क्या कह सकते हैं? अभिहत्था, क्योंकि अपभ्रंश का ही पार्ट है क्या? अवहट्ट। क्योंकि अपभ्रंश का पार्ट है क्या? अवहट्ट है। इसकी टाइमिंग की अगर बात की जाए, इसकी टाइमिंग की अगर बात की जाए तो इसकी टाइमिंग है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसकी टाइमिंग रखी गई क्या? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसकी टाइमिंग रखी गई। और यही यदि आपसे अवहट्ट पूछा जाता है, यदि आपसे यही अवहट्ट पूछा जाता है तो आपको अवहट्ट की टाइमिंग क्या बताना होगा? अवहट्ट की जब टाइमिंग पूछी जाएगी तो आप अवहट्ट की टाइमिंग बताएंगे क्या? 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक बात बताएंगे। लेकिन यहीं पर आपसे यदि प्राचीन हिंदी की बात की जाएगी, यदि आपसे प्राचीन हिंदी की बात अगर की जाएगी तो प्राचीन हिंदी आप बताएंगे 1000 ईस्वी से अब तक। क्या बताएंगे? 1000 ईस्वी से अब तक। लेकिन यदि आधुनिक हिंदी की बात करेगा, यदि आपसे आधुनिक हिंदी की बात करेगा, आधुनिक हिंदी की बात करेगा तो आधुनिक हिंदी की टाइमिंग हो जाएगी 1100 ईस्वी से अब तक। कितनी हो जाएगी? 1100 ईस्वी से अब तक हो जाएगी। ठीक, ये आपकी टाइमिंग है। तो ये आपके मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। इसमें 3 रखा गया है, किसको? पाली को, प्राकृत को और अपभ्रंश को रखा गया है। इसमें 3 भाषाएं हैं, पाली, प्राकृत और क्या है? अपभ्रंश। चलिए अगली क्या है? अगला है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अगला है आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अगला है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा देखा जाए तो इसमें 3 है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसमें 3 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 3 भाषाएं हैं। अब देखा जाए इसमें एक है प्राचीन हिंदी। इसमें एक है क्या? इसमें एक है प्राचीन हिंदी। और दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा है मध्यकालीन हिंदी। दूसरा है मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी। और तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा हमारा है, यह है आधुनिक हिंदी। यह है आधुनिक हिंदी। यह है आधुनिक हिंदी। टाइमिंग अगर देखा जाए तो इसकी टाइमिंग जो है वो है 1000 से 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक मानी गई। ये मानी गई कहां तक? 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक मानी गई। और ये जो मानी गई मध्यकालीन हिंदी, ये 1400 ईस्वी से, ये 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक मानी गई। 1850 ईस्वी तक। आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से लेकर के मानी गई अब तक। 1850 से लेकर मानी गई अब तक। ये आपकी प्राचीन, ये आपकी क्या है? भारतीय आर्य भाषाएं।
तो प्राचीन मतलब देखा जाए भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं वो हमने आपको 3 बताया, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये आपके क्या हैं, आर्य भाषाओं के दृश्य से भाषाओं का काल विभाजन है। देखा जाए तो ये 3 तरीके से हमने आपको बताया। अगर वैसे देखा जाए तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में संविधान में संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है। देखा जाए 22 भाषाओं में अगर आपको देखना है तो याद करना है तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर बात करें मूल संविधान में, पहले अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, पहले मूल संविधान में भाषाओं की संख्या, मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितना थी? 14 मूल भाषाएं थी। कितना मूल भाषाएं थी? 14, मतलब 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। वो कौन कौन सी भाषा थी वह आप देख लीजिए, वह कौन कौन सी भाषा थी। देखिएगा इसकी एक ट्रिक है, अगर इसकी ट्रिक आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हैं। इसकी एक ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हैं। यानी ये ट्रिक है औ काका ताते मामा से, औ काका ताते मामा से गुजराती पंजाबी ही बोली। औ काका ताते मामा से गुजराती पंजाबी ही बोली। गुजराती पंजाबी ही बोली। ये देखा जाए, इससे आप 14 भाषाएं याद कर सकते हैं। इससे आप 14 भाषाएं आप याद कर सकते हैं जो आपके मूल संविधान में वर्णित भाषाएं थी। कौन कौन सी भाषाएं थी इससे आप याद कर सकते हैं। देखो भाई कौन कौन सी भाषाएं थी। ये भाषाएं थी सबसे पहले असमिया याद कर सकते हो। उसके बाद उर्दू है और उसके बाद है क्या? उड़िया। उसके बाद है उड़िया। और यहां 2 भाषाएं हैं, एक है क्या? कन्नड़, और एक भाषा है क्या? कश्मीरी। और इधर अगर देखा जाए तो इधर आपका हो जाएगा तमिल, और क्या हो जाएगा? तेलुगु। तमिल और तेलुगु। यहां से अगर देखेंगे तो मराठी और मलयालम, यहां से देखा जाएगा तो मराठी और मलयालम। और यहां से देखा जाए तो संस्कृत। और एक ये आपकी हो जाएगी क्या? गुजराती। और एक हो जाएगी क्या? पंजाबी। और यहां से अगर बनाएंगे तो एक बन जाएगी क्या? हिंदी। और ये बोली से अगर आप बनाते हैं तो बोली से भाषा हो जाएगी क्या? बांग्ला। देखा जाए तो मूल संविधान में वर्णित, इसको भी हम यही लिख देते हैं, इससे आपकी गुजराती हो जाएगी। और ये अगर हम है तो ये आपकी हो जाएगी क्या? पंजाबी। ये आपके मूल संविधान में वर्णित 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में वर्णित कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी जो मूल संविधान में वर्णित हैं। कौन कौन? असमिया, उर्दू कह सकते हैं, उड़िया कह सकते हैं, कन्नड़, कश्मीरी, तमिल और तेलुगु, मराठी,
मलयालम और गुजराती, संस्कृत, इधर पंजाबी है और हिंदी है और क्या है, बांग्ला। गिन सकते हैं आप, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 3, 14। ये आपके मूल संविधान में वर्णित भाषाएं थी। देखा जाए और जो भाषाएं हैं, इसके बाद संविधान संशोधन हुए। इसके बाद क्या हुए, संविधान संशोधन हुए। संविधान संशोधन देखा जाए, 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन 1967, 21वें संविधान संशोधन 1967 के अनुसार 1967 ईस्वी में किया गया। इसमें एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम था क्या, सिंधी। जिसका नाम था क्या, सिंधी। सिंधी भाषा संविधान के 21वें संविधान संशोधन में हुई और जिसे भाषा को कहते हैं क्या, सिंधी। उसके बाद संविधान संशोधन और हुए, 71वां संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां जो संविधान संशोधन हुआ वह हुआ 1992। वो 1992 में ईस्वी में हुआ और इसमें देखा जाए तो 3 भाषाएं जोड़ी गई। 3 यानी ट्रिक से आप इसे सेंधा याद कर सकते हैं, इसे आप सेंधा याद कर सकते हैं और इसे आप नमक याद कर सकते हैं, नमक। और इसमें 3 भाषाएं आई, नेपाली, और इसमें है मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी, और इसमें एक है कोंकणी। क्या है, कोंकणी। यह देखा जाए आपके 71वें संविधान संशोधन के तहत 1992 के अनुसार ये 3 भाषाएं जोड़ी गई और उसके बाद एक संविधान संशोधन और हुआ। अगला संविधान संशोधन हुआ 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन, और जो 92वां संविधान संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन ये हुआ सन 2003 में। ये सन 2003 में हुआ और इसमें जो भाषा जोड़ी गई वो है बोडोमास। वो कौन सी भाषाएं हैं, बोडोमास हैं। इसको हम बोडोमास याद करते हैं। ये है आपका क्या, बोडो, ये भाषा है आपका बोडो है, और डोगरी है, डोगरी है, और मैथिली है, बोडो, डोगरी, मैथिली, और देखा जाए ये लास्ट में जो है वो है संथाली। वो क्या है, संथाली। देखा जाए ये आपकी भाषाएं हैं। टोटल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। 14 मूल और 8 भाषाएं यह है, 14, 8, 22। इसमें से एक ऐसी भाषा है, जैसे इसमें एक ऐसी भाषा है, चलो भैया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये इसमें कई भाषाओं की बात की गई थी, तो ये आपकी क्या है, 22 भाषाएं हैं। ये हमने आपको आज बताया कि क्या है, आपको हमने बताया भाषा क्या होती है, और हमने भाषा का विभाजन बताया था, भाषा का विकास क्रम हमने आपको बताया, और कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में, उन भाषाओं की हमने चर्चा कर ली। अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे, अगले टॉपिक की कुछ लेकर आएंगे। क्या, अभी हमने भाषा का विकास क्रम बताया है, अपभ्रंश का विभाजन बताना है, और उस अपभ्रंश से कितनी बोलियां हैं, उन बोलियों के क्या क्या क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ वो बोली जाती हैं, इन भाषाओं की या बोलियों की चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, और इसी नए जोश और इसी नए अंदाज के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।